हेलो फ्रेंड्स, न्यू लेक्चर। आप आज पढ़ने वाले अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक्चुअली एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाहर सेल होता है। सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने किया? जब ये नहीं पता था कुछ, तो उसके पहले इसकी खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया, राइट। अब इलेक्ट्रॉन की खोज उसने कैसे किया? तो एक्चुअली हुआ क्या कि सबसे पहले एक इसमें होता है क्या है कि इसमें होते हैं यूट्यूब की तरह होता है। ये आपका क्या है? ट्यूब। और इस ट्यूब को वैक्यूम कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, राइट। और इसको वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस फिल कर दी जाती है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे होता है कैथोड और यहाँ पे होता है एनोड, और इसको जोड़ देते हैं किससे? बैटरी या सेल से, हाई वोल्टेज। जब इसको कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि इसके इधर हम लगा देते हैं ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और एक्चुअली कंपटीशन में यही पूछता है कि किस पर हम लोग उसको, मतलब ये जो कैथोड रेज हैं ये किस पर टेकन ऑन होता है, ठीक, किस पर आता है, किस पर इसको हम देखते हैं? तो इसको देते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। फिर बोल रहा हूँ, ये जो कैथोड रेज है ना, इसको किस पर देखते हैं? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे देखते हैं। और एक्चुअली ये अगर इसको देखते हैं तो ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ से कैथोड से क्या निकलता है? रेज। जो कैथोड से रेज निकलता है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं कैथोड रेज। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम देते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली हुआ क्या कि सबसे पहले जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया कि ट्यूब लिया और ट्यूब में खाली कर दी, उसको एकदम वैक्यूम किया पहले। उसके बाद उसमें गैस फिल किया और क्या किया, उसमें कैथोड एनोड लगा दिया, बैटरी जोड़ दिया। फिर देखा कि जो कैथोड था यहाँ से रेज निकल रही हैं। क्या हो रही हैं? यहाँ से रेज निकल रही हैं। और किधर जा रही हैं? एनोड की तरफ। एक्चुअली जो इसमें से रेज निकल रहा था ना, ये रेज जो था ना, इनविजिबल रेज था, इसको कोई देख नहीं सकता है, ठीक। तो ये अब जब कोई देख ही नहीं सकता तो कैसे मालूम चला? तो इन्होंने यहाँ लगा दिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो मालूम चला यहाँ से जब ये निकला होगा तो यहाँ पे उजाला उत्पन्न किया, उजाला। ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, यहाँ पे उजाला प्रोड्यूस हुआ। जब यहाँ पे उजाला हुआ, अंधकार, यार उजाला क्यों हो रहा है? यानी कोई रेज है तभी उजाला हो रहा है, क्योंकि इसको तो हम देख नहीं सकते हैं ना। तो जब देख नहीं सकते तो यहाँ पे उजाला हो रहा है, तो मतलब क्यों हो रहा है? जिंक सल्फाइड पे क्यों आ रहा है ये उजालापन, ठीक। तो इसी के सर्च करने के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत कुछ किया। इसमें इन्होंने लगा दिया, इधर प्लेट लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे निगेटिव प्लेट। तो देखा कि ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा, डिफ्लेक्ट हो रहा था। कहा अच्छा, यानी निगेटिव चार्ज है तभी डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। फिर इन्होंने पैडल लगाया, इसमें पैडल लगाने से क्या हुआ? घूमता है जो घिरनी लगाया। अब क्या हुआ? ये पार्टिकल से सिंपल फंडा आएगा, इस पर टकराएगा तो घिरनी घूमेगी। तो घिरनी मूव भी कर रही थी। तब इन्होंने ऐसे बताया कि इसमें जो निकल रहा है कैथोड से वो एक पार्टिकल है और वो निगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब वो निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज का ही नाम उन्होंने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन्स रखा। यानी कैथोड से जो रेज निकलती है कैथोड से, उसी का नाम रखा गया कैथोड रेज। और कैथोड रेज का खोज किसने किया? विलियम क्रुक्स। किसने किया? विलियम क्रुक्स। जो कैथोड रेज का इसका डिस्कवर किसने किया? विलियम क्रुक्स। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? सिंपल फंडा है, डिस्कवर थॉमसन, अभी बताया मैंने, जे थॉमसन। और ये बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कैथोड रेज का डिस्कवर किसने किया? तो आप क्या लिखेंगे? विलियम क्रुक्स ने किया। अब देखिए कुछ पॉइंट इससे रिलेट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है विजुअल रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एक इनविजिबल रेज, इनविजिबल रेज जो कहाँ से निकलती है? कैथोड से कहाँ जाती है? एनोड की तरफ जाती है। इसकी जो नेचर होती है वो गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, इसमें किस टाइप का गैस फील है इस पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर ये नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी था। हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए। यह एक अदृश्य किरण होती है, यह कैथोड से निकलती है और एनोड की ओर जाती है, ठीक। कैथोड किरण कहलाती है। कैथोड किरण गैस की प्रकृति में निर्भर नहीं करती, ऋणात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन से बना है, राइट। इट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अभी मैंने कहा कि कैथोड रेज कैसे हुआ, कैथोड रेज कैसे किसने डिस्कवर किया? विलियम क्रुक्स ने किया। और मैंने कहा कि जो कैथोड रेज था इसके अंदर पार्टिकल था, उस पार्टिकल में कौन था? इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और इसका डिस्कवर किसने किया इलेक्ट्रॉन का? तो जे थॉमसन ने किया, राइट। एक्सपेरिमेंट करके बताया अभी मैंने कैसे क्या होता है, ठीक। उसने एक्सपेरिमेंट किया और जो मैंने भी एक्सप्लेन करा, ठीक। देखिए
अब प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज की बात करते हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे, ठीक है अच्छे से। इट कैन आयोनाइज गैस, ये कौन सा गैस है? आयोनाइज गैस होता है। ये कई बार पूछ सकता है कि किस टाइप का गैस है, तो आयोनाइज गैस है। अब आयोनाइज गैस है तो हिंदी में यह एक आयनीकरण गैस है। सेकेंड, इट हैज़ मैकेनिकल एनर्जी, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। वाई? क्योंकि मैंने कहा कि कैथोड रे जो निकलता है वो उसमें घिरनी लगाने पे घिरनी को क्या कर देता है? रोटेट करा देता है, तो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जिसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ देखिए, इट इज डिफ्लेक्टेड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है, राइट। इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटल फॉइल, यह मेटल धातु की पतली पन्नी को क्या करता है? छेद देता है, ठीक। हिंदी में देखिए, यह एक आयनीकरण गैस है, यह यांत्रिक ऊर्जा है, यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाता है और यह धातु की पतली पन्नी को छेद देती है, ओके। तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट इट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था और उसमें कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज था। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें ना, प्रोटॉन की खोज, तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और बात करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड ने किया इसका खोज। तो एक ट्रिक होता है जिसको लोग याद कर लेते हैं, ईंट पर नाच। इस ट्रिक से आसानी से याद होता है। कैसे? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ए मीन्स इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन ने खोज किया, टॉमसन मतलब थॉमसन ने खोज, जे थॉमसन ने खोज किया। पी मतलब प्रोटॉन, ठीक, और आर मतलब होता है रदरफोर्ड ने खोज किया, कभी भूलेंगे नहीं कंपटीशन में। फिर बोल रहा हूँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टॉमसन ने खोज किया, पी मतलब प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने खोज किया, एन मतलब न्यूट्रॉन और चे मतलब चैडविक ने खोज किया, राइट। यानी न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया और इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। ईट पर नाच, तो इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। देखिए, एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसमें तो क्या होता है कि ये आपका ट्यूब था और इसमें ये जो गैस, ये जो था, ये डिपेंड करेगा किस टाइप के गैस इसके अंदर है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का खोज होता है उसमें नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करा था। अब जो एनोड रे है ना, ये डिपेंड करेगा किस टाइप के गैस उसमें फिल है। होता क्या है कि कैथोड से जो रेज निकलता है उसको बोलते हैं कैथोड रेज, लेकिन जो एनोड से रेज निकलेगा उसे क्या नाम देंगे? एनोड रेज। फिर बोल रहा हूँ, जो कैथोड से रेज निकलेगा उसे कैथोड रेज और जो एनोड से निकलेगा उसे एनोड रेज। तो जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया तो रदरफोर्ड जी देख रहे थे, तो मालूम चला रदरफोर्ड को कि अरे यार, इधर से भी रेज निकलती है, एनोड से भी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा तो एनोड से भी रेज निकल रही थी, तो कहा अरे ये क्या, इसका मतलब वो कैथोड रेज था तो ये एनोड रेज है, राइट। अगर ये एनोड रेज है तो इसमें क्या क्या है एनोड रेज में? तो यहाँ पे क्या था? गैस था। जो इसमें गैस होता है, तो होता क्या है कि गैस, मान लो हाइड्रोजन में गैस ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन गैस जो है, तो हाइड्रोजन गैस अगर है मान लीजिए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। यानी जब ये आयोनाइज में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकला, लेकिन जो ये H+ दिख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज आपका कहलाता है प्रोटॉन। क्या कहलाता है? प्रोटॉन। यानी जो गैस है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कन्वर्ट होगा आयोनाइज होकर के, और वही प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा और वही तुम्हारा क्या बनाएगा? प्रोटॉन। उसी को नाम रखेंगे प्रोटॉन, उसी का नाम इन्होंने क्या रखा? प्रोटॉन। यानी इन्होंने कहा कि जो एनोड रेज है और किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज से बना है, जैसे H+ हीलियम+। और जो ये नेचर ऑफ एनोड रेज है ये किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ फील्ड इन ट्यूब गैस, मतलब जो ट्यूब में गैस फील्ड है इस पे डिपेंड करेगा। यानी ये ऐसे हुआ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन का डिस्कवरी में क्या हुआ कि जो एनोड था वहाँ से रेज निकल रही थी, और एक्चुअली वो रेज एनोड रेज थी क्योंकि एनोड से निकल रही थी और वो पॉजिटिव थी, और उसी पॉजिटिव का नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन। जैसे अभी मैंने कहा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, H+ बन गया, H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो ऐसे डिस्कवर हुआ प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन खोज चैडविक। ये आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक, ओके, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँ तो इसका डिस्कवर चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैडविक। ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। अब सुनिए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कैसे किया? तो चैडविक ने क्या किया? बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का बेरिलियम पे। यानी चैडविक ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया बेरिलियम पे और देखा कि इसमें से
एक न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर निकला और उसी न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम उसने क्या रखा, न्यूट्रॉन। एक्चुअली हुआ क्या कि जब 2 हीलियम 4 का रिएक्शन हम 4 बेरिलियम 9 से कराते हैं तो इसके नीचे वाला पार्ट देखिए, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 नंबर पे आता है कार्बन। तो एक्चुअली 6 कार्बन 12 हो गया, ऊपर आ गया 12, इधर देखो 9 4 13, ऊपर कितना बचा 13, इधर कितना बचा 12। हमें बैलेंस करना होता है, नीचे वाला तो बैलेंस हो गया, यानी हम इसको लिखना चाहें तो 0 N1 लिख सकते हैं। अब ये 0 क्यों, क्योंकि 6 + 0 6 और 12 + 1 13, और यही 0 N क्या था, न्यूट्रल, और यही न्यूट्रल पार्टिकल था, इसीलिए इस पार्टिकल को उसने क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन, राइट। अब बॉम्बार्डमेंट कराया किसका, अल्फा पार्टिकल का, किसका, बेरिलियम पे, राइट। तो ये था। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.677 10⁻27 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10⁻27, और मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, राइट इट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसका डिस्कवर चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैडविक। ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। अब सुनिए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कैसे किया, तो चैडविक ने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का बेरिलियम पे, यानी चैडविक ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया बेरिलियम पे, और देखा कि इसमें से एक न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर निकला और उसी न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम उसने क्या रखा, न्यूट्रॉन। एक्चुअली हुआ क्या कि जब 2 हीलियम 4 का रिएक्शन हम 4 बेरिलियम 9 से कराते हैं तो इसके नीचे वाला पार्ट देखिए, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 नंबर पे आता है कार्बन। तो एक्चुअली 6 कार्बन 12 हो गया, ऊपर आ गया 12, इधर देखो 9 4 13, ऊपर कितना बचा 13, इधर कितना बचा 12। हमें बैलेंस करना होता है, नीचे वाला तो बैलेंस हो गया, यानी हम इसको लिखना चाहें तो 0 N1 लिख सकते हैं। अब ये 0 क्यों, क्योंकि 6 + 0 6 और 12 + 1 13, और यही 0 N क्या था, न्यूट्रल, और यही न्यूट्रल पार्टिकल था, इसीलिए इस पार्टिकल को उसने क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन, राइट। अब बॉम्बार्डमेंट कराया किसका, अल्फा पार्टिकल का, किसका, बेरिलियम पे, राइट। तो ये था। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो 1.677 10⁻27 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10⁻27, और मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, राइट इट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में। तो सबसे पहले बात करूं मैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में से अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं। एक्चुअली सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, जिसमें से अल्फा और बीटा जो होता है ये पार्टिकल्स होता है, एंड गामा जो होता है वो क्या होता है, रेज होता है, राइट। गामा रेज होता है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअली अब इसी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रेडियो एक्टिव डीके, और यहाँ पे जो सब्सटेंस में लिया हूँ ये सब्सटेंस है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। होता क्या है कि इसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से गामा निकलता है, बीटा निकलता है, अल्फा निकलता है। एक्चुअली जो अल्फा बीटा ये पार्टिकल्स हैं, गामा रेज है। गामा जो है ये एनर्जी की तरह बिहेव करता है। गामा एक एनर्जी है भाई, रेडिएशन है मतलब क्या, एनर्जी है। लाइट रेज क्या है, एनर्जी है, और गामा भी क्या है, एनर्जी। यही कारण है कि गामा का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और बीटा। मैं आपसे कहूँ कि सनलाइट जो है इसके पास कौन सी स्पीड है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचिए कितना ज़्यादा स्पीड है, और इस स्पीड पे कोई भी चीज़ एनर्जी की तरह बिहेव करता है, एनर्जी बन जाती है। अगर इस मार्कर को मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दूँ, इस फेंक पॉसिबल तो है नहीं, अगर मान लो फेंक दो, ऐसा एज्यूम करो, तो ये एनर्जी बन जाएगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, एनर्जी बन जाएगा। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए ये एनर्जी है एक। गामा जो रेज होता है ये क्या करता है, बहुत मोटी 1 मीटर मोटी चद्दर, लोहे की चद्दर को छेद देता है, इतनी इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। गामा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। कोई पूछे पेनिट्रेटिंग पावर इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्यों इतनी मोटी चद्दर को छेद देता है, रीज़न है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक तरह से एनर्जी है, यह रेज है, रेडिएशन है। और अल्फ़ा बीटा जो होते हैं ये पार्टिकल्स हैं। अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा कौन सा, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और बीटा की बात करूं तो बीटा निगेटिव पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली अल्फा की बात करूं तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा नाम देते हैं। जो हीलियम है इसके न्यूक्लियस को अल्फा बोलते हैं। अल्फा क्यों बोलते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को, क्योंकि हीलियम आपका आता है 2 नंबर पे, यानी हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो मान लीजिए हीलियम को अगर देखूँ तो इसमें 2+ चार्ज आ जाएंगे,
ठीक। और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हीलियम कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4। अगर मैं इसमें बोलूँ इलेक्ट्रॉन 2 है तो प्रोटॉन भी कितना है आपका, प्रोटॉन भी 2 है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन पूछूँ तो 2 में से 2 क्या, न्यूट्रॉन भी 2 है, ये तो आप सबको आता ही होगा। यानी हीलियम के न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, 2 प्रोटॉन होगा। और 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होने का मतलब अगर हीलियम की, अगर मैं अल्फा को हीलियम बोल रहा हूं तो अल्फा का चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर। और प्रोटॉन को हम लिखते हैं ई से, प्लस ई से, और 2e हो गया, यानी चार्ज हो गया 2e का मान 1.6 10 - 19, यानी हो गया 3.2 10 - 19 कूलम। ये होता है चार्ज अल्फा का, किसका, अल्फा। लेकिन अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा जो होता है निगेटिव पार्टिकल्स है, और बीटा का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 10 - 19 कूलम। तो आप यहाँ रिमेंबर कर लीजिएगा कि अल्फा बीटा जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, गामा आपका रेज होता है। फिर चार्ज ऑफ अल्फा की बात करूं तो 3.2 10 - 19 होता है, चार्ज ऑफ बीटा की बात करूं तो 1.6 10 - 19 होता है, चार्ज ऑफ गामा की बात करूं तो गामा इज ए न्यूट्रल बिकॉज इट इज ए एनर्जी, राइट, यस, ऊर्जा है। अगर मास ऑफ अल्फा बीटा की कंपेयरिंग करूं तो अल्फा का मास ज्यादा होगा बीटा के रेस्पेक्ट में, राइट, अल्फा का मास, ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ मास ऑफ अल्फा की बात करूं तो 4 mp के बराबर होता है। मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 mp। 4 mp मतलब क्या, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 10 - 19 सॉरी 1.67 10 - 27 kg, ये होता है। अब इसमें 4 से मल्टीपल करिए, जो आएगा वही अल्फा का मास है, राइट। क्योंकि अल्फा का मास इतना कैसे हुआ, तो अल्फा क्या बोला, हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, तो 2 2 4 प्रोटॉन का मास, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। यही कारण है कि 4 mp लिखा मैंने, नहीं तो 4 mp नहीं लिखता, राइट। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन पावर, आयनीकरण क्षमता। अब आयोनाइजेशन पावर की बात करूं, आयनीकरण क्षमता तो अल्फा का ज़्यादा होता है, फिर बीटा, फिर गामा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि द ट्रू ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर का सत्य ऑर्डर क्या है, तो अल्फा का ज़्यादा, फिर बीटा का, फिर गामा का। वाई, क्यों, क्या कारण है कि अल्फा का आयनीकरण क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3.2 10 - 19, राइट, यही कारण है। यहाँ देखिए पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, छेदने की कैपेसिटी किसके पास होती है, गामा के पास। अभी मैंने कहा गामा का स्पीड ज़्यादा होता है, यही कारण है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ये और ये। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनी एग्जामिनेशन, ओके, राइट इट एंड फिर नेक्स्ट। चलिए अब लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। एक्चुअली अभी जस्ट मैंने थॉमसन मॉडल के बारे में बताया कि उन्होंने कहा था कि एटम पूरा सॉलिड होता है। अब इनकी कुछ लिमिटेशन थी जो मैंने कहा कि गलतियां भी इनकी थी, तो उनकी गलतियां क्या हैं, देखिए लिमिटेशन क्या है। थॉमसन का लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा था कि चारों तरफ सिचुएट होते हैं, ठीक, रैंडमली फैले होते हैं बस। इन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, यानी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ये इनकी कमियां थी। सेकंड, जो होल एटम होता है नॉट सॉलिड, पूरी कंप्लीट एटम सॉलिड नहीं होता। और अभी मैंने कहा कि इसको दूर किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो एक्चुअली इसके नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा उसमें रदरफोर्ड के बारे में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस स्मॉल स्फीयर। जो आपका एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वो होता है जो न्यूक्लियस होता है उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। उस न्यूक्लियस के बाहर चार्ज पॉजिटिव होता ही नहीं है। यानी अगर कोई भी एटम है, मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में केवल पॉजिटिव चार्ज होंगे। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल स्फीयर न्यूक्लियस में। इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होंगे ही नहीं, यानी इसके बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें एम्प्टी जगह होगा, राइट। तो एटम का ये बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने कहा था होल एटम सॉलिड था, होल एटम में पॉजिटिव चार्ज होंगे, होल एटम में नेगेटिव चार्ज होंगे। ये इनकी कमियां थी। तो ये थी थॉमसन मॉडल की कमियां, और वो थी थॉमसन मॉडल। यानी आप, आई होप कि आप कंसिडर कर चुके होंगे मेरी लेक्चर। एक्चुअली जहां प्रॉब्लम हो रही होगी प्लीज कमेंट ऑन इट, ओके, एंड आई एक्सप्लेन अगेन, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल, ठीक। अब इस मॉडल में क्या होता है, एक्चुअली इसको आप ध्यान से देखिएगा। थॉमसन मॉडल में क्या होता है कि थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने कहा सबसे पहला पॉइंट कि जो एटम होता है, एटम, इसके पहले उन्होंने वो बताया था मैंने, इसके पहले डाल्टन
अब ये थॉमसन ने कहा कि जो डाल्टन ने कहा था एटम के बारे में, और थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है इसके पूरा पार्ट सॉलिड होता है। क्या बोला इसने कि जो एटम होता है इसका ऑल ओवर पार्ट जो होगा पूरा सॉलिड होगा, यानी एटम आर सॉलिड, यानी जो परमाणु है वो ठोस होता है। इन्होंने सेकंड पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रॉन आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक समान रूप से पूरे एटम के अंदर क्या होगा, विस्तृत रूप से फैला हुआ होगा। फिर उन्होंने कहा कि टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द रेस्ट ऑफ द एटम, यानी जो एटम होगा उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम न्यूट्रल होगा। ये किसने कहा, थॉमसन ने कहा। और जब थॉमसन ने ऐसा कहा तो इन्होंने बस इतना कहा, और इतना कहने के बाद इन्होंने बहुत सारी गलतियां भी कह दी। एक्चुअली एटम जो होता है रियलिटी में पूरा सॉलिड नहीं होता है, एटम के अंदर कुछ खाली जगह भी होता है, एटम के अंदर खाली जगह भी होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, एटम के अंदर सॉलिड पार्ट भी है, लेकिन पूरा एटम सॉलिड नहीं है। और इसका डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने और इनको फेल किया, कहा कि थॉमसन जी यू आर रॉन्ग एंड आई एम ट्रू। एंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया 1913 में, और जब 1913 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया तो उसने बताया कि न्यूक्लियस का बहुत सारा पार्ट ऐसा है, एटम का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें खाली जगह है, और एटम का बहुत पार्ट ऐसा है, कुछ ही पार्ट ऐसा है जिसमें सॉलिड पार्ट है, और वो सॉलिड पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, और उसी पॉजिटिव पार्ट का नाम रखा न्यूक्लियस। रदरफोर्ड इन्होंने नहीं बता पाया, और जब ये नहीं बता पाए तो रदरफोर्ड आया। तो इनकी लिमिटेशन भी है कुछ, यानी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट आते गए, डिस्कवर करते गए, उनके अंदर कुछ कमियां आती गई, फिर उस कमियों को नेक्स्ट साइंटिस्ट इम्प्रूव करते गए। तो यही था केमिस्ट्री। तो ये था जे थॉमसन मॉडल, ये था थॉमसन मॉडल, इनको जे थॉमसन बोल सकते हैं अपन। थॉमसन मॉडल यही था। इन्होंने कहा क्या कि जितने एटम है सब सॉलिड होता है। सेकंड इन्होंने कहा कि जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरे चारों तरफ फैला होता है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, इसे एटम न्यूट्रल होता है। राइट, तो ये था। राइट, हिंदी में भी लिख दिया। ओके।